हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। और VSEPR थ्योरी कंप्लीट हो गई। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी तरीके की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, निपटाएंगे उसको। तब तक के लिए हम लोग शुरू करते हैं आज से हमारी एक नई थ्योरी जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हमारा केमिस्ट्री हमें सिखा चुका है कि कोई भी नई चीज क्यों मार्केट में आती है, पिछली वाली के अंदर कोई दिक्कत रह जाती होगी, पिछली वाली के अंदर कोई लफड़ा होगा तभी नई वाली आई। तो जरा एक बार देख लेते हैं कि जो हमारी लुईस कॉसेल थ्योरी थी, जो हमारी लुईस कॉसेल कंसेप्ट थे, उसके अंदर क्या लफड़ा था। लुईस कॉसेल कंसेप्ट, सबसे पहली बात, एक तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बता पाए थे, एक तो मॉलिक्यूल का शेप नहीं बता पाए थे। उन्होंने यह जरूर बता दिया था कि मॉलिक्यूल क्यों बनता है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, यह बता दिया था, लेकिन शेप नहीं बता पाए थे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया जो बाद में पता चला लोगों को कि देखिए आपके पास में दो तरीके के मॉलिक्यूल हैं, एक H2 एक F2। जब हाइड्रोजन के अंदर देखा गया तो H2 के बीच की जो बॉन्ड लेंथ थी, H2 के बीच की ये जो बॉन्ड लेंथ थी, ये 72 पिकोमीटर्स की पाई गई। और जब F2 के अंदर देखा गया तो F2 के बीच का ये जो बॉन्ड लेंथ था, यानी जो बॉन्ड की जो लेंथ थी, वो लगभग 42 पिकोमीटर्स पाई गई। तो ये सोचने में आया साइंटिस्ट के कि भैया जब दोनों कोवेलेंट बॉन्ड हैं, जब दोनों कोवेलेंट बॉन्ड हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझ गए, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना, हाइड्रोजन में भी बना, फ्लोरीन में भी बना, और दोनों में सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। हम क्या लिखेंगे, बोथ हैव सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बोथ हैव सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब देखा जाए तो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल है, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल है और शेयरिंग से बने, तो बॉन्ड लेंथ में इतना फर्क क्यों। उसके अलावा जो बॉन्ड इंथैल्पी थी, जो बॉन्ड इंथैल्पी पाई गई, वो पाई गई 435.8 किलो जूल्स पर मोल। किसकी, हाइड्रोजन की। लेकिन वहीं बॉन्ड इंथैल्पी फ्लोरीन की पाई गई जस्ट 150.8 किलो जूल्स पर मोल के आसपास। तो इतना भेदभाव क्यों भाई, जब दोनों डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों गैस हैं, दोनों के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, तो फिर बॉन्ड लेंथ में और बॉन्ड इंथैल्पी में इतना फर्क क्यों, कहते इतना फर्क क्यों। हमको यह बात समझ में नहीं आई, समझ में आई बात। तो सबसे पहले तो लफड़ा ही हो गया लुईस कॉसेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब एक नई थ्योरी मार्केट में आई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो इस थ्योरी ने आपको नो डाउट थ्योरेटिकली, आप लोगों को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया अबाउट द शेप, एक्सप्लेन द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के शेप को इसने क्या किया, बड़े आराम से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन VSEPR थ्योरी ये नहीं बता पाई कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बट इट डज नॉट टेल्स एनीथिंग अबाउट, इट डू नॉट टेल्स anything about, it do not tells anything about the shape नहीं, does not tells anything about how a molecule forms, एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, इसके बारे में इसने
कोई बात नहीं बताई। तो आप मेरे से बोलोगे सर VSEPR ने नहीं बताई, तो कोसेल ने बता दिया था ना, लुईस कोसेल ने, कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो क्या सही बताया था उसने? नहीं, उसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक थे। याद करो अपन ने क्या क्या ड्रॉबैक पढ़े थे लुईस कोसेल के अंदर। वो कई मॉलिक्यूल्स ऐसे जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फिर भी स्टेबल है। कुछ के 8 से ज्यादा कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ एटम के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वैलेंस शेल के अंदर, तो भी स्टेबल है। नोबल गैस मॉलिक्यूल बना रहा है, तो लुईस कोसेल का कंसेप्ट थोड़ा सा ठीक है, ये समझ में आ जाता है कि मॉलिक्यूल बन क्यों रहा है, लेकिन वो हर मॉलिक्यूल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो कुछ लिमिटेशंस इसके साथ भी है, कुछ लिमिटेशंस इसके साथ भी है। क्या बात समझ में आ गई? इसीलिए दो साइंटिस्ट, एक आपके पर्सनल हिटलर अंकल, ये वो हिटलर नहीं है, और एक दूसरे अंकल थे जिनका नाम था लंदन, और ये लंदन वो लंदन नहीं है जो आप सोच रहे हो गंदे दिमाग वालों। तो हिटलर एंड लंदन ने 1927 में एक थ्योरी प्रपोज करी जिसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड जब इन्होंने प्रपोज करी तो इसके अंदर कुछ गड़बड़ियां थी, कुछ कमियां थी, एंड बाद में उसको पॉलिंग्स ने इसके अंदर थोड़े से अमेंड करे, एंड लेटर ऑन पॉलिस अमेंड्स द थ्योरी। थोड़ा सा इसके अंदर थ्योरी के अंदर अमेंडमेंट करे, थोड़ा सा इस थ्योरी को और रिफाइन करा, इतना रिफाइन करा कि आज हम इस थ्योरी को बड़े आराम से पढ़ रहे हैं। तो क्या इतना बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? तो व्हाई वी हैव टू स्टडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि हम एक तो ये पता लगा पाए कि क्यों एक जैसे दो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एक जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, उनकी बॉन्ड इंथैल्पी अलग अलग है, बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, तो इतना वेरिएशन एक ही जैसे मॉलिक्यूल के अंदर क्यों आता है, और कैसे एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, कैसे एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, और वो एक स्पेसिफिक शेप को ऑक्यूपाई करता है, जो आपको ऑलरेडी VSEPR बता चुका है। तो क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी? हिटलर एंड लंदन ने दी थी 1927 में, और पॉलिंग्स ने उसके अंदर फिर कुछ अमेंडमेंट किए थे। पहले इतना चाहो तो नोट कर लो, फिर इसको रब करके शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ तो मेरे सरकारी अस्पताल के ठोटे हुए बेंच, क्या इतना तुम लोगों ने नोट कर लिया? शाबाश। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बात समझना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वेव मैकेनिकल मॉडल आप लोगों ने पढ़ा था ना क्लास 11th में ही, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। याद करो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ा था, हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। तो ये पूरी तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन wave mechanics and quantum theory, जिसके हिसाब से आपका जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, जो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम ने बिल्कुल लास्ट में पढ़ा था, जिसके बाद हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, बोर एंड बरी प्रिंसिपल पढ़ा था, वो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था वो क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिकल मॉडल पर था, क्वांटम थ्योरी के ऊपर था। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये भी पूरी तरीके से उसके ऊपर ही बेस्ड है। क्या फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? तो क्या हम शुरू कर सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? चलिए, तो गाइस इन्होंने हमें बताया कि मान लो आपके पास में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वी आर गोइंग टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट है इसलिए इसको चूज कर लिया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कहती है कि लेट से यहां पर दो हाइड्रोजन के एटम है जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, दो हाइड्रोजन के एटम है जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। तो ये एक हाइड्रोजन का एटम का न्यूक्लियस हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया Na, यानी न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम A। और यहां पर मैंने एक इसका इलेक्ट्रॉन बना दिया जिसको मैंने नाम दे दिया Ea। तो ये हो गया आपके हाइड्रोजन का फर्स्ट एटम। और अभी इसके बहुत दूर एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसलिए उस हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस को नाम दे दिया मैंने Nb।
और ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया Eb। तो अभी ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स दूर दूर है। दिस इज हाइड्रोजन एटम A, दिस इज हाइड्रोजन एटम B, यानी H2 बनाना है ना, तो ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली both the hydrogen atoms are away from each other, and no force is acting in between them। यानी अभी ये बहुत ज्यादा दूर है एक दूसरे से, इसलिए इनके बीच में कोई फोर्स किसी भी तरीके का कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। नाउ दीज टू एटम्स स्टार्ट्स अप्रोचिंग ईच अदर। अब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, नाउ एज बोथ द एटम्स starts approaching each other, as both the atom start approaching each other, the force of attraction starts increasing। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि जैसे जैसे ये दोनों एटम एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगेंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने लगेगा। अब आपका सवाल आएगा कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा इस हाइड्रोजन एटम ए का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो हाइड्रोजन एटम बी है, ये जो आपका हाइड्रोजन एटम बी है, इसको ये हाइड्रोजन एटम ए का न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा। कारण न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। सिमिलरली ये हाइड्रोजन नंबर बी या जो हाइड्रोजन बी है, इसका न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? मतलब Na यानी हाइड्रोजन एटम ए का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम बी को खींचेगा और हाइड्रोजन एटम बी का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ए को अपनी ओर खींचेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। तो इनके बीच में क्या डेवलप होने लग जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, एन बी और ई बी के अंदर ऑलरेडी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। भाई अपना एटम अपना न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड करेगा ना, याद करो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखा था, अपना न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा और ये वाला अपना न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा। तो इनके बीच में ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट हम इसे बोलेंगे दिस इज न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी क्या है, दिस इज न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये क्या है, ये है ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये भी क्या है, ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों को? अब देखो क्या होगा, अब मॉलिक्यूल्स एटम्स पास आने लगे, ठीक है। तो अब ये गाना गाएंगे, पास आओ पास आओ पास आओ ना ओ। लेकिन फिर क्या होगा, कोरोना याद आ जाएगा। तो फिर जैसे ये लोग क्लोज आएंगे, एज द एटम्स gets closer to each other, the new force, एक नया फोर्स काम करने लगेगा। the new force, that is force of repulsion will start acting। अब यहां पर क्या होने लगेगा, नया फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करने लगेगा। क्योंकि देखो कारण समझो, जब दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, तो इस न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। इस न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। तो सबसे पहले ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां पर एक फोर्स, मैं यहां लिख देता हूं फोर्स,
ऑफ रिपल्शन काम करने लगेगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर भी क्या काम करने लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? तो जैसे ही एटम ज्यादा क्लोज आ गए तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करने लगेगा। तो पहले जब ये दूर थे तो कौन काम कर रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अब जब ज्यादा क्लोज आ गए तो अब कौन काम कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अब क्या होगा, अब फाइनली जब ये क्लोज आए क्लोज आए क्लोज आए क्लोज आए, बहुत क्लोज आ गए, इतना क्लोज आ गए कि अब रिपल्शन काम करने लगा, तो रिपल्शन की वजह से दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे, और एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर जितना अमाउंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उतने ही अमाउंट में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगने लगेगा। यानी जितनी ताकत से खींच रहे हैं उतनी ताकत से दूर भी जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो फाइनली यहां पर अपन लिखेंगे, फाइनली बोथ द एटम्स, फाइनली बोथ द एटम्स स्टेबलाइजेस ईच अदर, स्टेबलाइजेस ईच अदर इन सच अ वे, इन सच अ वे, दोनों एक दूसरे को इस तरीके से स्टेबलाइज करेंगे, इन सच अ वे दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। यानी इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। तो ये दोनों एक पॉइंट पर रुक जाएंगे, ये दोनों पहले क्लोज आएंगे क्लोज आएंगे क्लोज आएंगे क्लोज आएंगे, फिर क्लोज आएगा तो फिर दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे, और एक ऐसा पॉइंट जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो गया, बस ये उस पॉइंट पर रुक जाएंगे और इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर है, और ये पॉइंट इनका बॉन्डिंग पॉइंट कहलाएगा, और यहां पर ये दोनों बॉन्ड हो जाएंगे और इनके बीच में मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन सच अ वे स्टेबलाइजेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एंड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और इनके बीच में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हम लोग सब जानते हैं मॉलिक्यूल जब बनता है तो एटम अनस्टेबल होते हैं लेकिन मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, और यहां पर यह चीज क्लियर हो गई कि मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ये इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना है, ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेजर पर्पस समझाने का। क्या यह बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला कि सबसे पहले दो एटम हाइड्रोजन के एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तब उनके बीच में कोई फोर्स काम नहीं करता, तब सिर्फ एक हाइड्रोजन का एटम अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, एक हाइड्रोजन का एटम या न्यूक्लियस, इनफैक्ट न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। जब दोनों एटम एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं या एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा, इसका न्यूक्लियस पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो पड़ोसी का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अब जब ज्यादा ही कुछ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और जब ये बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे इस नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो सेम चार्ज अब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो अब इनके बीच में रिपल्शन होने लगेगा। और फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये क्लोज आएंगे और रिपल्शन की वजह से दूर जाएंगे, और इस बीच एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो जाएगा, मतलब फोर्सेस स्टेबलाइज हो गए, और यही वो पॉइंट है जहां पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, जहां पर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, वेयर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्या ये वाला पॉइंट, क्या ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का, आई रिपीट, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम? पक्की बात। अच्छा, अपन ये एरो को एक काम करते हैं, उल्टा कर देते हैं। भाई ये एरो रिपेल करेगा ना एक दूसरे को, तो ये एरो दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, ये अपन ने इसको रिपल्शन कर दिया, ठीक है, ये रिपल्शन हो गया। तो यहां तक कोई दिक्कत? तो रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा ये दूर जाएगा, थोड़ा सा ये दूर जाएगा, थोड़ा सा ये भी दूर जाएगा और थोड़ा सा ये भी दूर जाएगा, क्योंकि आपने रिपल्शन किया ना, तो रिपल्शन में दूर जाएगा, अट्रैक्शन में पास आएगा, और जब ये बैलेंस हो जाएगा तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। वेरी वेरी इजी,
कोई दिक्कत? फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर अपन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक चीज और सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें बेसिक कंसेप्ट बनाने में मदद करेगी। फटाफट पहले इसको नोट करो। हो गया प्यारे बच्चों नोट? क्या मैं इसे रब कर दूं? ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? जल्दी बोलो। हाँ? अरे ओ सांबा, कितनी थ्योरी बची है रे? सरदार दो। कौन कौन सी? सरदार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थ्योरी दो और बच्चे इतने सारे, बहुत नाइंसाफी है। अभी इसको उड़ा देते हैं। चलो, दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ गई? चलो, अब अपन यहां पर एक काम करने वाले हैं। अब हम लोग यहां पर एक ग्राफ बनाकर देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, ये ग्राफ है, आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होने वाला है। इस ग्राफ की अपने आप में बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। ये ग्राफ बनेगा डिस्टेंस वर्सेस एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी के बीच का ये ग्राफ बनेगा। यहां पर डिस्टेंस आर का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, वो जो दो एटम्स जिनके बीच में नया बॉन्ड बनना है उनके बीच का डिस्टेंस। और पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये एक पॉइंट में बना रहा हूं, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। आप अगर नीचे आएंगे तो आपको नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, आप ऊपर जाएंगे तो आपको पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। इस चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कि अगर मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो उसका डेल्टा ई क्या लिखते हैं हम लोग हमेशा? पॉजिटिव। याद नेगेटिव, ध्यान रखिएगा, डेल्टा ई, या आप इसको डेल्टा एच भी बोल सकते हैं, इंथैल्पी यानी एनर्जी। अगर नेगेटिव है मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? एब्सॉर्ब हो रही। तो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जीरो पर कोई एनर्जी ना तो अब्सॉर्ब हो गई ना रिलीज होगी। लेकिन आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो नेगेटिव होने का मतलब है एनर्जी रिलीज होगी, मतलब इस पॉइंट पर एनर्जी रिलीज करी जाएगी और इसके ऊपर वाले पॉइंट पर यहां पर एनर्जी अब्सॉर्ब करी जाएगी। तो अगर ऊपर चला गया आपका ग्राफ तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, अगर नीचे चला गया तो एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। इसका मतलब एक बात समझो, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है वहां पर क्या इंक्रीज हो जाती है? याद करो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिखाया है, वहां पर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और जहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है मतलब एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि उसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी है, तो वहां पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप इस ग्राफ में इस एरिया में हो तो इस एरिया में स्टेबिलिटी 100% क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है। और यहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी? यहां पर स्टेबिलिटी 100% कम होगी, क्योंकि वहां पर क्या है? एनर्जी क्या है? वहां पर पॉजिटिव है। तो क्या पहले मेरे प्यारे बच्चे इतना पॉइंट समझ गए? क्या इतने पॉइंट के अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? एनर्जी नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज करी, और जब एनर्जी रिलीज करी स्टेबिलिटी बढ़ी। एनर्जी पॉजिटिव मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब करी, एनर्जी अब्सॉर्ब करी मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई। ये वाले पोर्शन में आपको ग्राफ में एनर्जी नेगेटिव दिख रही है मतलब स्टेबिलिटी यहां पर ज्यादा है, यहां पर एनर्जी पॉजिटिव है मतलब यहां पर स्टेबिलिटी कम है। क्या इतना पॉइंट क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? पक्की बात? चलिए, तो यहां पर हम लोग इस चीज को रब कर लेते हैं। आपको ये चीज क्लियर हो गई है। तो अब प्यारे बच्चों यहां पर देखो, इनिशियली मैं बोलता हूं कि मेरे हाइड्रोजन के दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हैं। व्हेन हाइड्रोजन एटम्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, तो भैया इनके बीच में ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। टेक्निकली यहां पर कोई फोर्स नहीं होगा। तो यहां पर इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो के आसपास चलेगी। तो यहां पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे चल रही है? जीरो के पैरेलल चल रही है। क्या बात समझ में आ गई? नाउ दीज हाइड्रोजन एटम स्टार्ट्स अप्रोचिंग ईच अदर। अब ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्या हो गए? क्लोज आने लगे। अब प्यारे बच्चों, जब ये क्लोज आते हैं
तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वैसे वैसे ये ग्राफ आपको नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये ग्राफ बिल्कुल बॉटम पोजीशन पर चला जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट बॉटमेस्ट पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है। यहां पर देखा जाता है कि हाइड्रोजन के दोनों एटम बहुत बढ़िया तरीके से एक दूसरे के साथ आ चुके और इस पॉइंट के अंदर यह देखा गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे के बराबर हो गया, मतलब ये बहुत स्टेबल पॉइंट हो गया। और आप देख भी रहे हो यहां पर एनर्जी बहुत लोवेस्ट हो गई। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाता है बॉन्ड इंथैल्पी। इसे क्या बोला जाता है? बॉन्ड इंथैल्पी, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पर इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। और ये पॉइंट हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो 435.8 किलो जूल्स पर मोल के आसपास का है नेगेटिव में। और ये नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या? इतनी एनर्जी छोड़ देगा। ये दोनों हाइड्रोजन का एटम, इनके पास में अभी जो एनर्जी थी, ये क्लोज आए क्लोज आए क्लोज आए, ये पहले क्लोज आए, फिर ये थोड़े और ज्यादा क्लोज आ गए, है ना, और फिर ये अल्टीमेटली बहुत ज्यादा क्लोज आ गया और इनने क्या करा, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो गया। और इस पॉइंट को बोला जाएगा बॉन्ड इंथैल्पी, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पर बॉन्ड इंथैल्पी सबसे लोवेस्ट है, यही वो पॉइंट है जहां पर बॉन्ड इंथैल्पी सबसे लीस्ट है। और यहां पर आप देखो जैसे जैसे आप इधर पीछे की तरफ जा रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन एटम डिक्रीज हो रहा है। आप देखो डिस्टेंस बिटवीन एटम डिक्रीज हो गया और इस पॉइंट पर यानी कि यहां से लेकर इस पॉइंट तक ये जो आपकी लेंथ आई, इसे बोली जाएगी बॉन्ड लेंथ। इसे क्या बोला जाएगा? बॉन्ड लेंथ, जो देखने को मिलता है 72 पिकोमीटर्स। यानी जब दोनों हाइड्रोजन के एटम दूर थे तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। जब ये करीब आने लगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगी, ये और करीब आए, पोटेंशियल एनर्जी और कम आ गई। और जब ये इतने ज्यादा करीब आ गए, कब? जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो गया। तो जब ये इतने करीब आए, जब ये इतने पोजीशन पर दोनों क्लोज आ गए कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो गया, मतलब ये एक्चुअल मॉलिक्यूल बन गया, मतलब ये स्टेबलाइज हो गए। मतलब अब इससे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ये दोनों बराबर हुए तब इसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। तो हमने देख लिया कि ये कौन से पॉइंट पर बराबर आए। तो मैंने देखा कि जब मैंने इस आर को देखा तो लेट्स से ये आर यहां पर 150 होगा, ये आर यहां पर 130 पिकोमीटर हो गया, ये आर यहां पर 110 पिकोमीटर हो गया, ये आर यहां पर 90 पिकोमीटर हो गया, ये 80 पिकोमीटर हो गया। और जैसे ये 72 पिकोमीटर पर आया, 72 पिकोमीटर पर आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर हो गया। मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम अभी एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 72 पिकोमीटर की दूरी पर है। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में भी डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? मात्र 72 पिकोमीटर का। मतलब ये बॉन्ड लेंथ हो गई। अब ये इससे ज्यादा क्लोज नहीं जा पाएंगे, अब ये इससे ज्यादा क्लोज नहीं जा पाएंगे। और यहां पर जब ये दोनों इतने क्लोज आ गए, 72 पिकोमीटर पर आ गए और हाईली स्टेबल हो गए, तो इनके द्वारा कितनी एनर्जी रिलीज गई? 435.8 किलो जूल्स पर मोल। तो ये हो गई इनकी बॉन्ड इंथैल्पी इस पॉइंट पर, और 0 से लेकर इस पॉइंट तक हो गई इनकी ये बॉन्ड लेंथ। अब अगर आपने और ज्यादा कोशिश करके और ज्यादा जोर लगा के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करने की कोशिश करी, मतलब आपने और जब डिस्टेंस कम करने की कोशिश करी, जब आप 72 पिकोमीटर से और ज्यादा इन्हें करीब ले आए, यानी 72 तो यहां हो गया, ये 72 पिकोमीटर हो गया। अब अगर आपने इसको 70 करा, 60 करा, 40 करा, तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एकदम से बढ़ के पॉजिटिव हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी एकदम से बढ़ के यहां पर क्या हो गई? पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मुकाबले। मतलब अब एटम एक दूसरे को रिपेल कर रहे, बोले अब और पास नहीं आना, बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, बहुत रिपल्शन हो गया। रिपल्शन बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हुई तो एनर्जी बढ़ गई। तो यहां पर आप एक बात ध्यान रखेंगे दैट एज फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी
डिक्रीजेस, और स्टेबिलिटी डिक्रीज का मतलब क्या है, नो डाउट एनर्जी बढ़ेगी, जो यहां पर आपको एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर होगा तो यहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, यहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो एनर्जी यहां पर मिनिमम होगी, और आप देख ही रहे हो एनर्जी कितनी है। और जब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा था, तब भी यहां पर स्टेबिलिटी तो कम ही थी। अभी स्टेबल कहां है, दोनों स्टेबल कम थे, तो एनर्जी यहां पर आप देखो ज्यादा थी। एनर्जी कम होने लगी, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ने लगी, और इस पॉइंट पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो गई, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो गया। फिर अगर आपने इसको और 72 पिकोमीटर से और कम ले गए, और ज्यादा क्लोज ले आए अगर दोनों हाइड्रोजन के एटम को, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ जाएगी, और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि रिपल्शन का फिर फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल कब स्टेबल होता है, जब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर होता है। ग्राफ में जिस पॉइंट पर, जिस आर पर इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाता है, वो पॉइंट उसका बॉन्ड लेंथ कहलाती है, और वो एनर्जी पॉइंट उसका बॉन्ड इंथैल्पी कहलाती है। तो क्या ये ग्राफ समझ में आया आप लोगों को? क्या ये ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर है? पक्की बात। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाता है, उस पॉइंट से आप एनर्जी चेक कर लो, वो हो जाएगी उसकी बॉन्ड इंथैल्पी, और आर, उसका आर चेक कर लो ग्राफ में, वो पॉइंट उसका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। तो 72 पिकोमीटर इज द बॉन्ड लेंथ, एंड -435.8 किलोजूल विल बी इसकी बॉन्ड इंथैल्पी। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? क्या ये ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया? प्लीज जरा इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा रब करूंगा, बस जरा सा, और ग्राफ के सारे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स यहां पर मैं आपको लिख के बता दूंगा। बट बिफोर दैट फटाफट ग्राफ को नोट करो, फटाफट ग्राफ बनाओ। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ओ गुलजारी लाल मेरे प्यारे पुत्र, ओ ਤੁਹਾਡਾ हो गया कि नहीं? आगे बढ़े, चलिए फर्स्ट पॉइंट इस ग्राफ के बारे में लिखेंगे। एज द हाइड्रोजन एटम्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, जैसे हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से दूर रहेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी अराउंड, देखो मैं एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूं, मैं अराउंड लिख रहा हूं, विल बी अराउंड 0। सेकेंड पॉइंट, एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, द एटम्स comes closer to each other, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे, एंड डिस्टेंस को हमने कैसे लिखा था, आर। इस ग्राफ में डिस्टेंस को हमने कैसे लिखा था, आर डिक्रीजेस, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज। आप देख रहे हो ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, द आर यानी कि आर पॉइंट on the graph will be noted as bond length। इसको कैसा क्या नोट करना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ, यानी इस पॉइंट पर आपका मॉलिक्यूल बन गया है और ये आपकी बॉन्ड लेंथ हो गई है। यानी यहां पर इतनी लेंथ पर, यानी कि जब दोनों हाइड्रोजन एटम इतने क्लोज आ जाएंगे कि उनके बीच का डिस्टेंस 72 पिकोमीटर रह जाए, बस यही आपकी बॉन्ड लेंथ है, यही आपका बॉन्ड बनेगा। इससे ज्यादा दूर पर, यानी 72 से ज्यादा या 72 से कम पे बॉन्ड नहीं बनेगा, यही आपकी बॉन्ड लेंथ है। एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी नोटेड ऑन द, अगर मैं इसको y एक्सिस बोल दूं,
और अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूं तो विल बी नोटेड ऑन द वाई एक्सिस, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, and it is called as बॉन्ड इंथैल्पी। क्या बोलेंगे इसको? इसे बोलेंगे बॉन्ड इंथैल्पी। क्या बात समझ में आ गई? मतलब जैसे ही एक ऐसा पॉइंट ग्राफ में जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन के बराबर हो जाए तो ये एक्स एक्सिस जहां पर आपने डिस्टेंस बिटवीन एटम लिया है वो पॉइंट आपका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, और ये सामने वाला है जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है, ये जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है, ये यहां पर आप एनर्जी प्लॉट कर लीजिए तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जिसे आप नाम देंगे बॉन्ड इंथैल्पी, एंड इट इज द एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो हम लिखेंगे एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। एनर्जी रिलीज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। समझ में आ गई बात मेरे प्यारे बच्चों को? यहां तक कोई भी परेशानी किसी भी तरीके की? क्या है 3 पॉइंट क्लियर हो गए? क्या मैं बाकी का ग्राफ रब करके फोर्थ पॉइंट लिख सकता हूं? फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा? जैसे ही मैं दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस और कम करने की कोशिश करूंगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन के मुकाबले, और रिपल्शन बढ़ने का मतलब है एटम की या मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी घट जाना, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो हम लोग यहीं पर अब यहां पर फोर्थ पॉइंट यही लिखने वाले हैं। तो लेट्स राइट द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? एज वी ट्राइज टू डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स मोर, या हाइड्रोजन एटम, the force of repulsion increases and we observe a sudden increase in the potential energy signifying the decrease in stability of the molecule, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी, और ये सिग्निफाई करता है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका ग्राफ। तो गाइस आज की क्लास में हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा। आज हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस करा। ये आपका ग्राफ पूरी तरीके से हमने एक्सप्लेन कर लिया, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगली क्लास में हम लोग आगे चलेंगे और अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे बुलाता है ऑर्बिटल कंसेप्ट। आपने देखा दो हाइड्रोजन के एटम स्फेरिकल होते हैं, हमने स्फेरिकल माना, ये दूर दूर है, ये क्लोज आए क्लोज आए क्लोज आए क्लोज आए क्लोज आए क्लोज आए, बहुत क्लोज आ गए, इतना कि इनका न्यूक्लियस और इनका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगे, मतलब बहुत क्लोज आ गए, फिर दूर गए दूर गए दूर गए दूर गए दूर गए और एक पॉइंट पर आकर स्टेबल हो गए। अब आप यहां पर देख सकते हो जब ये स्टेबल हुए तो इनके ऑर्बिटल थोड़ा सा एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो गए, एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो गए। तो ये ऑर्बिटल का क्या कंसेप्ट है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हम लोग अगली क्लास के अंदर देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहीं पर बात खत्म करते हैं। आई होप इतना फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, जिसको मैं ताकि आगे सॉल्व कर सकूं, और अगले वीडियो में शुरू करेंगे ऑर्बिटल कंसेप्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना यार, दोस्तों के साथ शेयर करो ग्रेविटी सर्कल को, और मुलाकात करो मुझसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।